आत्मीय भाइयों एवं बहनों, छात्र एवं युवा वर्ग के लिए अत्यंत उपयोगी, अनुपम एवं संग्रहणीय ग्रंथ पुस्तक सफल जीवन की दिशाधारा, लेखक ब्रह्मवर्चस्व। विषय व्यसन के पिशाचों से बचें। आपको पढ़कर सुना रहे थे। इसी क्रम में पृष्ठ 200 से पढ़कर सुनाते हैं। मदिरा अथवा शराब। मित्रों, मदिरा सेवन करने वालों की दलील है कि भोजन के साथ थोड़ी सी शराब ले लेने से पाचन क्रिया भली भांति हो जाती है। स्थूल दृष्टि से अवश्य ऐसा प्रतीत होता है कि भोजन खूब पच रहा है, खुलकर झूठी भूख लगने लगती है। इसका कारण यह होता है कि मदिरा में अल्कोहल होता है, जो कि भोजन को गला देता है, किंतु उसकी प्रतिक्रिया आंतों पर भी तो होती है। भीतर ही भीतर आंतें भी गलती रहती हैं और शरीर की पाचन प्रणाली की दशा इतनी बिगड़ जाती है कि शराबी आदमी अनेक उदर संबंधी रोगों से ग्रसित होकर काल कवलित हो जाता है। कुछ व्यक्तियों की यह धारणा गलत धारणा है कि शराब से शक्ति प्राप्त होती है। शराब उत्तेजक मात्र है। पीने के कुछ काल तक इससे हमारी पूर्व संचित शक्ति एकत्रित होकर उद्दीप्त मात्र होती है, नई शक्ति नहीं आती। यह शक्ति उत्पन्न करने के स्थान पर नशे के बाद मनुष्य को निर्बल, निस्तेज और निकम्मा बना जाती है। आदत पड़ने पर इसकी उत्तेजना के बिना कार्य में तबीयत नहीं लगती। गरीब भारत का इतना रुपया इसमें व्यय हो जाता है कि पौष्टिक भोजन, दूध, फल इत्यादि के लिए कुछ शेष ही नहीं बचता। अतः मनुष्य यह भ्रमात्मक धारणा निकाल देनी चाहिए कि शराब विचार शक्ति के विकास में सहायक है। इसके विपरीत शराब से उल्टे मनुष्य की रचनात्मक शक्तियां जैसे कल्पना, भावना, विचार, दृढ़ता, निश्चय, काव्य, प्रतिभा, मानसिक संतुलन, विवेक, तर्क शक्ति का ह्रास होता है, घट जाती हैं ये शक्तियां। साथियों, पान नित्य बाजारों में, गलियों और रेलवे स्टेशनों पर बढ़ती हुई पान की आदत देखी जा सकती है। आधुनिक युग में पान का व्यसन उत्तरोत्तर वृद्धि पर है। इसका प्रयोग प्रायः हानिकारक है। यह लोग जानते ही नहीं। आधुनिक सभ्यता ने इसे कुछ ऐसा अपना लिया है कि इसमें अशिष्टता, हानि या अश्लीलता नहीं समझी जाती। पान वासना उद्दीप्त करने वाला उत्तेजक मिश्रण है। मध्य युग में वेश्याएं विशेष रूप से पान का उपयोग करती थीं। वेश्या, मदिरा और पान, इन तीनों का संग है। मध्य युग में वेश्याओं और कामुकता के विशेष प्रोत्साहन मिलने से पान की लोकप्रियता बढ़ी। मुगल बादशाह और नवाब पान के आदी ही नहीं बन गए थे, वरन यह व्यसन इतनी बढ़ती पर था कि उसके बिना उनका जीवन दूभर हो गया था। पानदान और वेश्याएं उनके साथ युद्ध में भी रहा करती थी। आजकल पान का प्रचार इतना बढ़ गया है कि साधारण व्यक्ति 2-4 पान खा ही लेता है। पान का रासायनिक विश्लेषण करने पर इसमें पियोरीन, पियारिडीन, एरेकोलिन, एमिलीन, मर्क्यूरिक एल्मिन, पियरोपेटीन इत्यादि विष तत्व विद्यमान रहते हैं। स्थान वैभिन्न के साथ साथ पान के रासायनिक तत्व भी परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे मद्रासी पान में पियरोपेटीन नामक विष की मात्रा अधिक है। बंगला पान सबसे अधिक विषयुक्त समझा जाता है। पियरोपेटीन नामक विष हृदय गति को शिथिल तथा निष्क्रिय बनाने वाला होता है। विषों के प्रभाव से मस्तिष्क अशांत रहने लगता है, नींद का लोप हो जाता है। पान से कामेंद्रियां
उत्तेजित रहती हैं तथा मन विषय वासनामय गंदे विचारों से परिपूर्ण रहता है। अधिक पान खाने से भूख कम हो जाती है। 100 में से 90 या इससे भी अधिक के दांत गिरने का कारण उनका पान का बहुत अधिक व्यवहार ही है। पान के रेशे, सुपारी के बारीक टुकड़े और चूना जाकर दांतों के बीच में फंस जाता है। समय पाकर ये इतने अधिक हो जाते हैं कि दांतों पर जोर डालकर उनके बीच संधि को बढ़ा देते हैं। इनको हटाने के लिए जीभ सदा दांतों के बीच में लगी रहती है। कुछ समय पश्चात मसूड़ों में सूजन हो जाती है और उनके भीतर पीव उत्पन्न हो जाता है। दांतों में असह्य पीड़ा होती है और कुछ समय पश्चात जब उनकी जड़ की नसें आदि भली भांत नष्ट हो जाती हैं तो वे गिर पड़ते हैं। पान का विषण दांतों का अंत कर देता है। साथियों, पान खाना शिष्टता, ऊंचेपन तथा कामोत्तेजक स्वभाव का द्योतक है। पान की दुकान पर खड़े होकर पान खाना शब्द वासना प्रिय, दिखावटी, अस्थिरता, लोलुपता को स्पष्ट करता है। मनुष्य का पतन प्रायः पान से ही प्रारंभ होता है। वह इसे साधारण सा विषय मानकर हंसी हंसी में आरंभ करता है, परंतु धीरे धीरे यह आदत एक अंग बन जाता है। तंबाकू खाने की तबीयत करती है, फिर गुटखा शुरू होता है, फिर सिगरेट प्रारंभ होती है, अंत में मदिरा और व्यभिचार तक पहुंच जाती है। सुपारी का भी शौक बुरा है। इससे खुश्की रहती है, दांतों पर अनावश्यक बोझ पड़ता है, कुछ चबाए बिना मन नहीं मानता, मन एकाग्र नहीं हो पाता और चंचलता बढ़ती रहती है। साथियों, चाय एवं कॉफी सभ्य समाज में पनपने वाले मादक पदार्थ हैं। सभ्य जगत ने और नशीली चीजों की तरह इन्हें भी अपना लिया है। वास्तव में दोनों जीवनी शक्ति का ह्रास करती हैं। इनके प्रयोग से शरीर में निकलने वाले कार्बोलिक एसिड का परिमाण बढ़ जाता है। प्रथम हानि पाचन शक्ति का ह्रास है। बदहजमी, भूख की कमी, अपच में चाय बड़ी सहायक होती है। सर विलियम रॉबर्ट लिखते हैं, थोड़ी मात्रा में भी चाय और कॉफी का सेवन करने से हमारे शरीर के पाचक रस कमजोर हो जाते हैं, जिससे अन्न के पौष्टिक तत्वों के सत्वों को हमारा शरीर नहीं खींच सकता। दूसरे शब्दों में यही अग्निमांद्य अथवा जीर्ण होता है। दांतों के रोगों में वृद्धि का एक कारण गरम गरम चाय का व्यवहार भी है। चाय क्षणिक उत्तेजना देती है। उत्तेजना समाप्त होने के पश्चात मनुष्यों की स्वाभाविक शक्ति कम करने लगती है। यह शक्ति बढ़ाती नहीं है, पुरानी शक्ति को क्षण भर के लिए उत्तेजित मात्र कर देती है। चाय से सिर में दर्द बना रहता है। लोगों में यह भ्रांति मूलक धारणा बैठ गई है कि चाय से भोजन हजम हो जाता है। वास्तव में इससे उल्टे पाचन क्रिया में व्यवधान उपस्थित हो जाता है। दिल की धड़कन की शिकायत बढ़ जाती है और अंग भारी रहते हैं। चाय में 2 प्रकार के विषैले पदार्थों का अस्तित्व है। पहला टैनिन, दूसरा कैफीन। चाय पीते समय हम जो कसैला स्वाद अनुभव करते हैं वह है टैनिन तथा शरीर के लिए हानिकारक है। यह चमड़े का तनाव बढ़ा देता है। जब यह मानव शरीर के भीतर प्रविष्ट होता है तो आमाशय की झिल्ली को अनुचित तनाव की स्थिति में ला देता है। इससे आमाशय में भोजन का परिपाक सहज में नहीं हो पाता, न इसका पोषण झिल्ली कर सकती है। कैफीन एक प्रकार का उत्तेजक है जो मस्तिष्क को उत्तेजित करता है। चाय का पेपीन नामक विष भी टैनिन जैसा ही दूषित है। मित्रों, शारीरिक हानि के विचार से शराब और चाय
एक ही प्रकार के हैं, अंतर केवल महंगी और सस्ती का है। शराब मदहोश बनाकर अल्पकाल के लिए दुख हरती है, किंतु चाय उत्तेजना देती है और नींद हरती है। अमूल्य जीवन तथा शरीर के स्वास्थ्य को नष्ट करने में यह शराब से कम नहीं, क्योंकि वह उससे सस्ती है और इसका प्रचार स्थान स्थान पर है। इससे क्षुधा नष्ट हो जाती है तथा चाय के अतिरिक्त और किसी प्रकार की इच्छा नहीं रह जाती। हृदय की गति निर्बल पड़ जाती है। इसके बिना मन खिन्न, चिड़चिड़ा और मस्तिष्क कार्य रहित सा रहता है। विशेषज्ञों का कहना है कि चाय का कैफीन कब्ज उत्पन्न करता है। कैफीन विष दिल की धड़कन को बढ़ा देता है और कभी कभी तो दिल की धड़कन इतनी बढ़ जाती है कि आदमी मर तक जाता है। इससे गठिया आदि वात रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। गुर्दे पर इसका ऐसा बुरा प्रभाव पड़ता है कि बहुमूत्र की शिकायत शुरू हो जाती है। चक्कर आना, आवाज बदल जाना, रक्त विकार, लकवा हो जाना, मूर्छा आ जाना, नींद का कम हो जाना आदि ऐसे दुष्ट रोग हैं जो चाय में रहने वाले साइनोजेन, सिट्रेनाइन, साइनाइड आदि विषों के कारण उत्पन्न होता है। चाय के प्रचार में हमारी दिखावटी अंधानुकरण करने की दूषित मनोवृत्ति ने विशेष योग प्रदान किया है। ठंडे मुल्कों के लिए चाय आवश्यक हो सकती है, ठंडे मुल्कों के लिए, किंतु भारत जैसे गर्म देश के लिए यह हानिकारक ही है। मित्रों, भांग, गांजा और चरस के बारे में बताते हैं, आइए सुनते हैं। भांग और गांजा भारत के ग्रामों में फैले हुए महारोग हैं जो निरंतर भयंकर विनाश कर रहे हैं। स्मरण रखिए, भांग, गांजा, चरस इत्यादि भयंकर विषैले पदार्थ हैं। इनमें प्रवृत्त होने से मानव की वृत्तियां पापमय हो जाती हैं। मन उत्तेजना एवं विकारों से परिपूर्ण हो जाता है। सुश्रुत ने इन्हें कफ और खांसी वर्धक बताया है। भांग का पौधा विषैला है, जिससे भांग, गांजा, चरस तीनों नशीले पदार्थ तैयार होते हैं। सुश्रुत ने भांग या गांजे के पौधे का स्थावर विषयों में उल्लेख किया है और इसकी जड़ को विष माना है। कुछ चिकित्सकों के अनुसार इन मादक वस्तुओं के प्रयोग से शक्ति क्षीण होती है, नेत्र का रंग सुर्ख पड़ जाता है और सिर में चक्कर आने लगते हैं। भांग पीकर मदहोश हो जाते हैं और भोजन अधिक खाते हैं, किंतु यह तो एक प्रकार की स्वाभाविक क्षुधा होती है। नशा उतरने पर अपच, पेट का भारीपन, उल्टी और पेट के अन्य विकार उत्पन्न होते हैं। गांजा पीने वालों के दिमाग बहुत जल्दी बिगड़ जाते हैं। भांग पीने वालों की चित्त की स्थिरता जाती रहती है और उचित अनुचित का विवेक नहीं रहता। भंगड़ी व्यक्ति सन की होता है, उसके मन में जैसे ही एक बात उठती है वह वैसे ही उसे कर बैठता है। ये व्यर्थ के व्यय मनुष्य को पनपने नहीं देते। गरीब की अधिकतर आय इन्हीं अनावश्यक मादक वस्तुओं में नष्ट हुआ करती है। भांग, गांजा, चरस इत्यादि से मनुष्य की वासना उद्दीप्त होती है और वह व्यभिचार में प्रवृत्त होता है। ऐसा व्यक्ति व्यापार, उद्यम, कला कौशल या किसी उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य करने योग्य नहीं रहता। साथियों, अफीम के बारे में बताते हैं। शराब, तंबाकू, पान आदि की भांति अफीम भी प्रचलित व्यसन है। इसका नशा
घातक है और तनिक सी अधिक मात्रा में लेने से मृत्यु का भय है। भारत में बच्चों तक को अफीम दी जाती है। थकावट तथा जाड़े को भगाने के लिए भी उसका उपयोग किया जाता है। किसी बीमारी को रोकने या भगाने के लिए लोग अफीम का सेवन करते हैं और अनेक केवल व्यसन के लिए खाया करते हैं। थकावट और जाड़ों से मुक्ति के लिए इसका प्रयोग करना मूर्खता है। क्यों? क्योंकि इससे कहीं स्वास्थ्यकर वस्तुएं इसके लिए उपलब्ध हो सकती हैं। क्षण भर नशे में हम यह भूले रह सकते हैं कि हम थके हुए नहीं हैं। किंतु अफीम का नशा उतरने पर और भी निर्बलता एवं आलस्य धर दबाता है। न दर्द, न थकान, न जाड़ा कोई भी हटते नहीं, वरन यह नशा रोग या थकान के लक्षणों को ढक देता है। पैटर्न के अनुसार अफीमची को कब्ज, दूसरा रक्त की न्यूनता, तीसरा भूख कम लगना, चौथा हृदय, फेफड़े एवं गुर्दों के रोग, पांचवा स्नायु जन्य कमजोरी, छठवां फुर्तीलेपन का अभाव, सातवां आलस्य, निद्रा में कमी, चित्त भ्रम, दिवा स्वप्न, आठवां नैतिक भावना की कमजोरी, नवां कठोर कार्यों से भागना, दसवां अविश्वास और शारीरिक निर्बलता उत्पन्न होते हैं। मानसिक क्षेत्र में अफीम के प्रयोग से ज्ञानात्मक शक्तियां निर्बल होती हैं। विशेषतः स्मरण शक्ति बिगड़ जाती है। स्नायु और ज्ञान तंतुओं में रोग लग जाते हैं। कुटेब पड़ जाने से यदि नियमित समय पर अफीम प्राप्त न हो तो किसी भी कार्य में तबीयत नहीं लगती। हाथ पांव भी जान से पड़े रहते हैं, क्योंकि अफीम उनकी स्वाभाविक शक्ति को पहले ही नष्ट कर डालती है। अफीम की आदत धीरे धीरे मनुष्य के शरीर और आत्मा को भी खा जाती है। जिन स्थानों में अफीम खाने या पीने की आदत है, वहाँ पर संपूर्ण पुरुष वर्ग निकम्मा हो जाता है। इसी क्रम में आपको आगे बताएंगे। व्यसन के पिशाचों से बचिए। ओम शांति।